नमस्कार। आज जिस वीडियो को मैं लेकर के आई हूं वो है स्पेंसर की सोशल इवोल्यूशन की थ्योरी। मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा आप सभी का अपने चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम करती हूं। और ये थ्योरी कहीं ना कहीं से स्पेंसर के पार्ट 1 का जो थ्योरी मैंने ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी का डाला है उस थ्योरी का एक्सटेंशन है। और इसमें कंप्लीट आप स्पेंसर के सोशल इवोल्यूशन की थ्योरी को पढ़ेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को जरूर दीजिए। स्पेंसर्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, हर्बर्ट स्पेंसर का उद्विकासीय सिद्धांत। ये सिद्धांत जो स्पेंसर ने प्रतिपादित किया, ये कहीं ना कहीं से ये जो थ्योरी थी वो चार्ल्स डार्विन के थ्योरी से कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड थी। अब आपको लग रहा होगा कि अरे हम तो सोशल साइंस पढ़ रहे हैं और डार्विन तो बायोलॉजी के बहुत बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं, तो चार्ल्स डार्विन का नाम यहाँ पर कैसे आ रहा है। तो याद रखिए कि ये जो दौर था स्पेंसर का, उससे पहले ही कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि डार्विन की थ्योरी उस टाइम पे सोसाइटी में आई थी, उनकी इवोल्यूशनरी थ्योरी, जो कि पूरे वर्ल्ड पे अपना गहरा इम्पैक्ट डाली थी। और स्पेंसर के भी माइंड में डार्विन की थ्योरी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था और उनकी जो इवोल्यूशनरी थ्योरी थी उससे कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड होकर के स्पेंसर ने अपने सोशल इवोल्यूशन की थ्योरी दी। जिस तरह से डार्विन ने थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन दी थी, सावयव का किस तरह से उद्विकास होता है, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का किस तरह से उद्विकास होता है, उसी तरह से सेम कंपैरिजन स्पेंसर ने अपनी थ्योरी में किया और उन्होंने समाज के उद्विकास की बात की। जहाँ सावयव के उद्विकास की बात हुई थी, यहाँ समाज के उद्विकास की बात हुई है। और इससे पहले जो पार्ट 1 आपने पढ़ा है ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी थ्योरी स्पेंसर की, उसमें यही बात बताई गई है कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म और सोसाइटी में को रिलेशन है। तो आप सबसे पहले यही याद रखिए कि स्पेंसर की जो सोशल इवोल्यूशन की थ्योरी है वो डार्विन के थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से इंस्पायर्ड है। और इस थ्योरी को उन्होंने अपनी बुक द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी और फर्स्ट प्रिंसिपल, ये दो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है स्पेंसर के, उसमें इन्होंने ये बात बताई। ये पूरी थ्योरी सोशल इवोल्यूशन की जो थ्योरी है उसकी चर्चा उन्होंने की। अब स्पेंसर क्या कहते हैं? स्पेंसर कहते हैं कि वेदर इट इज़ अ फिजिकल और सोशल नेचर, देयर इज सुप्रीम लॉ ऑफ इवोल्यूशन। चूँकि वो डार्विन से इंस्पायर्ड थे तो उनका कहना था, स्पेंसर का कहना था कि चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड हो या सोशल वर्ल्ड हो, ठीक है, चाहे वो सोसाइटी की बात हो चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो, हर जगह इवोल्यूशन की थ्योरी, उद्विकास का जो सिद्धांत है वो काम करता है। और उद्विकास का सिद्धांत क्या कहता है ये भी आप पिछले ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी में पढ़ चुके हैं। जो विकास का सिद्धांत है, उद्विकास का सिद्धांत है, या हम कह सकते हैं कि जो परिवर्तन की दिशा है वो निम्नलिखित बिंदुओं से होकर के गुजरती है। मतलब ये 4 पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और टर्मिनोलॉजी से मैंने उसमें भी बताया और इसमें दोबारा बता रही हूँ कि 6 वर्ड स्पेंसर की थ्योरी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब कोई भी उद्विकास जो होता है, विकास होने की जो प्रक्रिया होती है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाती है, ठीक है, सरल से जटिल की तरफ जाती है, होमोजेनिटी से हेट्रोजेनिटी की तरफ जाती है, समरूपता से विषम रूपता की ओर जाती है, असंबद्धता से संबद्धता की ओर जाती है, मतलब अनकोऑर्डिनेशन से कोऑर्डिनेशन की तरफ जाती है, और अनसर्टेनिटी से सर्टेनिटी की तरफ जाती है, अनिश्चित से निश्चितता की ओर जाती है। तो याद रखिएगा कि जो इवोल्यूशन की थ्योरी है, द इवोल्यूशनरी थ्योरी, वेदर इट बी ऑफ फिजिकल इवोल्यूशनरी थ्योरी और सोशल इवोल्यूशनरी थ्योरी, always we have to remember these 4 points. The one is simple to complex,
homogeneity to heterogeneity, अनकोऑर्डिनेशन टू कोऑर्डिनेशन एंड अनसर्टेनिटी टू सर्टेनिटी। आप चाहे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन की बात करें, चाहे सोसाइटी के इवोल्यूशन की बात करें, जैसे मैं बताती हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप समझिए कि जो माँ का वूम्ब होता है उसमें जब एग आता है तो वो बहुत सिंपल फॉर्म में होता है और सेल डिवीज़न होते होते एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का रूप ले लेता है। अगर हम इंसान की बात करें तो वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर हो जाते हैं, मतलब आँख, कान, नाक, गला, किडनी, लीवर, लंग्स, सारे ऑर्गन्स फॉर्म हो जाते हैं, मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आगे बढ़े। होमोजेनिटी से हेट्रोजेनिटी, मतलब कि पहले बहुत समानता दिखती है, समरूपता दिखती है। अब आप एक एग में क्या डिफरेंशिएशन देख पाएंगे? नथिंग। पर जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है उस तरह से विभिन्नताएं दिखती जाती हैं। इसी तरह से एक सावयव में भी होता है, ऑर्गेनिज्म में भी होता है और सेम सोसाइटी में भी होता है। जब हम सिंपल सोसाइटी में होते हैं तो डिफ्रेंशिएशन नहीं दिखते हैं, स्पेशलाइजेशन नहीं दिखते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं दिखता है। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, जैसे जैसे समाज जटिल होते जाता है वैसे वैसे डिवीज़न ऑफ लेबर दिखता जाता है, डिफ्रेंशिएशन दिखता जाता है। डिफ्रेंशिएशन मीन्स कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन जन्म लेते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन अलग जन्म लेते हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन अलग जन्म लेते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन अलग दिखते हैं और अनिश्चित से निश्चितता की ओर आगे चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो ये 4 पॉइंट आप ज़रूर याद रखिएगा इवोल्यूशनरी थ्योरी में। अभी आपने इवोल्यूशनरी थ्योरी के 4 पॉइंट्स को समझा। स्पेंसर ने इसी पॉइंट्स के आधार पे उन्होंने समाज के इवोल्यूशन की बात की। मैंने पहले बताया कि स्पेंसर डार्विन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और डार्विन ने जिस तरह से एक सावयव के उद्विकास की बात की, स्पेंसर ने समाज के उद्विकास की बात की। उन्होंने बताया कि समाज जो है वो 4 फॉर्म में आगे बढ़ा है। जो सबसे पहला समाज था उसका नाम स्पेंसर ने दिया सिंपल सोसाइटी, सरल समाज। उसके बाद समाज और विकसित हुआ, फिर जो समाज आया उन्होंने बताया ये मिश्रित समाज है, कंपाउंड सोसाइटी है। उसके बाद से और आगे बढ़ा और समाज में जटिलताएं जन्म ली और वैसा जो समाज बना वो बना डबली कंपाउंड, दोहरे मिश्रित समूह। और फिर जब आगे और एडवांस सोसाइटी हुई तो जो समाज बना ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी बना। जैसे आज का जो सोसाइटी है वो ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी है। तो 1 बाय 1 हम चारों प्रकार के सोसाइटी को पढ़ेंगे। आप याद रखिएगा कि जब स्पेंसर के सोशल इवोल्यूशन की थ्योरी पूछी जाएगी तो आपको इवोल्यूशन के कंसेप्ट को समझाते हुए, जो मैंने बताया इवोल्यूशन का कंसेप्ट, उसको समझाते हुए आपको सोसाइटी के इवोल्यूशनरी थ्योरी में इस 4 सोसाइटी का जिक्र करना होगा। और जब स्पेंसर का ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी थ्योरी आएगा तो उसमें आपको किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म और सोसाइटी में सिमिलैरिटी है उसको बताना होगा, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेंसर का सरल समाज की सिंपल सोसाइटी क्या है। मैंने इसको बहुत ऐसे फॉर्म में लिखा है कि आप जस्ट सिर्फ पॉइंट रिमेंबर करें और एग्ज़ाम में लिखें। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से एरो दे करके चीज़ों को समझाने की कोशिश की है कि बहुत अट्रैक्टिव लगे और आपका ये कंसेप्ट जो है बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाए। तो पहला देखते हैं कि सरल समाज में बताया कि जो मोस्ट प्रिमिटिव सोसाइटी थी, जो सबसे आदिम समाज, मतलब जब से कहा जाता है कि जब से सभ्यता जन्म ली होगी तब से समाज रहा होगा, ठीक है। हाँ, उसका स्वरूप जो है वो अलग रहा होगा। आज जो समाज का स्वरूप है वो आज से 50 साल पहले के समाज के स्वरूप से बिल्कुल भिन्न होगा। और ये तो बात कर रहे हैं हम लगभग 5000, 6000, 8000 साल पहले की, हो सकता है उससे भी पहले की। तो आदिम समाज जो था, जो मोस्ट प्रिमिटिव सोसाइटी थी, उसको स्पेंसर ने कहा कि वो सरल समाज थे। सरल किस रूप में थे कि वो बहुत
छोटे होते थे, मतलब उस समय आप देखिए तो फैमिली का कोई कंसेप्ट नहीं होता था, ग्रुप का कंसेप्ट होता था, झुंड का कंसेप्ट होता था, और वो छोटे छोटे स्मॉल होते थे। आज की सोसाइटी बहुत बड़ी होती है, पर जो सिंपल सोसाइटी थी, प्रिमिटिव सोसाइटी थी, वो बहुत स्मॉल होते थे, और देवर नोमैडिक इन कैरेक्टर, मतलब वो घुमंतु जीवन को जीते थे। घुमंतु मतलब वो एक जगह सेटल्ड लाइफ नहीं जीते थे। उनका मेन जो बेसिक नेसेसिटी था, वो उनका बेसिक नेसेसिटी जो मेनली रहता था वो फूड पे रहता था। तो जहाँ उनको खाना दिखता था और थोड़ी बहुत और कुछ नेसेसिटीज़ हो, उसी के खोज में वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे। तो नोमैडिक लाइफ उनका होता था, घुमंतु जीवन होते थे। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लैकिंग इन स्टेबल रिलेशनशिप, मैंने आपको बताया कि वो स्टेबल रिलेशनशिप की कमी होती थी उनमें, और सामाजिक संरचना जो होती थी वो बहुत सरल होती थी, बहुत सरल होती थी, क्योंकि अलग अलग तरह के संस्थाओं का जन्म नहीं हुआ था। जैसे आज हमें सामाजिक संस्था, राजनीतिक संस्था, विवाह की संस्था, परिवार जैसे समृद्ध संस्थाएं हमें दिखती हैं, उस तरह के बड़ी संस्थाएं नहीं थी। अगर जो भी रही होंगी तो वो बहुत अपने सरलतम रूप में रही होंगी, और इस वजह से लो डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन था, लो डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन था, मतलब विभेदीकरण कुछ भी नहीं था और कोई स्पेशलाइजेशन नहीं था। स्पेशलाइजेशन आज क्या है कि आज आप किसी काम में स्पेशलाइज्ड हैं, उस समय कोई ऐसा स्पेशलाइजेशन नहीं था। और उसके एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में आप आज के एस्किमोस को भी देख सकते हैं, गुयाना ट्राइब्स, न्यू कैलेडोनियंस जो हैं, ये जो सरल समाज के उदाहरण आते हैं। प्यूबलो इंडियंस किसको कहते हैं? जो नॉर्थ अमेरिकन इंडियन पीपल हैं। नॉर्थ अमेरिका में इंडियन लोग जो हैं वो प्यूबलो इंडियंस बुलाए जाते हैं, उनको सरल समाज में रखा। और न्यू कैलेडोनियंस कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है मेनली जो डजन्स ऑफ आइलैंड्स इन द साउथ पैसिफिक ओशन। आप मेरे रिक्वेस्ट पे मैप में जा कर के देखिएगा कि साउथ पैसिफिक ओशन कहाँ है, और वहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स को मिला के, ऑलमोस्ट डजन्स ऑफ आइलैंड्स को मिला करके एक जो बनाया गया है उसका नाम दिया गया न्यू कैलेडोनियंस। और इसका कैपिटल है न्यूमिया, और इनको मेलेनेशियंस भी हम कहते हैं। और इस समय यहाँ पर फ्रेंच टेरिटरी, मतलब फ्रांस का अधिकार हो गया है। तो आप इसको ज़रूर जा करके मैप में देखिएगा। तो न्यू कैलेडोनियंस, गुयाना ट्राइब्स, एस्किमोस, प्यूबलो इंडियंस आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल सोसाइटी। मिश्रित समाज, कंपाउंड सोसाइटी, जो सेकंड एग्जाम्पल है वो है मिश्रित समाज, कंपाउंड सोसाइटी की। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखें तो इसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो है पीसफुल और वायलेंट मर्जर ऑफ टू और मोर देन टू सिंपल सोसाइटी। कैसे बना कंपाउंड सोसाइटी? कैसे बना? जब मानव का और विकास आगे बढ़ा होगा, उनके ज्ञान का विकास हुआ होगा, उनके अनुभवों का विकास हुआ होगा, तो इस तरह से दो सरल समाज आपस में मिले होंगे। ठीक है, लगा होगा कि हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। तो दे वर पीसफुली मर्जर विथ ईच अदर और वायलेंटली मर्जर विथ ईच अदर। दोनों ऑप्शन है कि या तो शांतिपूर्वक हुआ होगा ऐसा, क्योंकि हम सिर्फ एजम्पशंस पे बात कर रहे हैं, हम नहीं, स्पेंसर की थ्योरी है ये, तो उस पर मैं बात कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि या तो शांतिपूर्ण तरीके से या वॉयलेंटली दो आपस में सिंपल सोसाइटी मर्ज किए होंगे, और इस तरह से मिश्रित समाज का जन्म हुआ होगा। मिश्रित इसलिए नाम रखा गया कि दो अलग अलग तरह के सरल समाज आपस में जुड़े। और अब जा कर के जो नोमैडिक लाइफ थी, मैंने बताया था कि सिंपल सोसाइटी में घुमंतु जीवन होता था, अब वो धीरे धीरे हम सेटल्ड एग्रीकल्चर की तरफ आगे बढ़े। पर अभी भी जो मेजॉरिटी थी लोगों की, देवर बेस्ड ऑन पेस्टोरल एक्टिविटीज़, मतलब चरवाहक के रूप में ही वो अभी भी ज़्यादा अपना जीवन जी रहे थे। पर थोड़े समूह के लोग
सेटल्ड एग्रीकल्चर को शुरू कर दिए थे, स्थायी कृषि को अपनाना शुरू किए थे। और अब डिवीज़न ऑफ लेबर जो था वो थोड़ा एडवांस होने लगा था। जिस प्रकार से सिंपल सोसाइटी में कोई डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं था, देयर इज़ नो डिवीज़न ऑफ लेबर, नो स्पेशलाइजेशन, अब मिश्रित समाज में एडवांसिंग डिवीज़न ऑफ लेबर धीरे धीरे एडवांस हुआ। और इवन आप देखिए सोशल स्ट्रेटा की बात करूं मैं, सामाजिक हैरार्की जो श्रेणी क्रम होता है उसकी बात करूं, तो एटलीस्ट 4 स्ट्रेटा हमें दिखाई देने लगे थे, 4 to 5 स्ट्रेटा हमें दिखाई देने लगे थे। मतलब सबसे अपर क्लास, फिर उसके मिडिल क्लास, फिर लोअर कास्ट, फिर सबसे लोअर, इस तरह से अब हमें स्ट्रेटा दिखाई देने लगे थे। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी तो आप बहुत तुरंत क्विक समझ जाएंगे कि जो 5th सेंचुरी की सोसाइटी थी, प्लीज़ मैं आपसे फिर से यहाँ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो वीडियो रेनेसा, एनलाइटमेंट, फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का वीडियो है उसको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़िए, आपके सिलेबस में हो चाहे न हो, क्योंकि अगर वो पढ़ लेंगे तो आपको सोसाइटी के इवोल्यूशन का कंसेप्ट, आपको सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट के इवोल्यूशन का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 5th सेंचुरी के सोसाइटी का मैंने वहाँ पर डिस्कशन किया है, इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि किस तरह से 4 और 5 स्ट्रेटा हमें दिखाई देने लगे। और जैसे न्यूजीलैंडर्स जो हैं, न्यूजीलैंडर्स किसको कहते हैं? आइलैंड्स कंट्री इन साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। आप साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन को देखिए प्लीज़, रिक्वेस्ट से मैप में, और वहाँ पर आप कुछ कंट्रीज़ को देखेंगे जिसको न्यूजीलैंडर्स कहते हैं, उनका कैपिटल वेलिंगटन है। और अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है लोकेशन तो आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देखिए, और ऑस्ट्रेलिया से ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर ईस्ट में ये न्यूजीलैंडर्स पड़ता है। तो न्यूजीलैंडर्स और 5th सेंचुरी की जो सोसाइटी थी वो मिश्रित समाज के रूप में, कंपाउंड सोसाइटी के रूप में स्थापित है, ऐसा स्पेंसर अपनी थ्योरी सोशल इवोल्यूशन में बता रहे हैं। सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत को आगे और एक्सप्लेन करते हुए स्पेंसर ने तीसरे प्रकार के समाज की चर्चा की। उन्होंने बताया कि समाज और विकसित हुआ, मनुष्य का ज्ञान और अनुभव और विकसित हुए, और अब जो समाज बना वो है दोहरे मिश्रित समाज, डबली कंपाउंड सोसाइटी। डबली कंपाउंड सोसाइटी की अगर हम विशेषताओं को देखें तो धीरे धीरे ये कंप्लीटली सेटल्ड आ गए, मतलब पूरी तरह से स्थायी जीवन हुआ। जहाँ सरल समाज में नोमैडिक था, फिर कंपाउंड सोसाइटी में पार्शियली सेटल्ड था, मेनली देवर बेस्ड ऑन पेस्टोरल एक्टिविटीज़ टू। तो डबली कंपाउंड सोसाइटी में देवर कंप्लीटली सेटल्ड लाइफ स्टाइल। ठीक है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो लार्जर एंड मोर डेफिनेट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पर आकर के कि अब अलग अलग डिफ्रेंसिएशन हमें दिखाई दे रहा है। डिफ्रेंसिएशन मतलब विभेदीकरण, मतलब कई संस्थाओं का उदय होना धीरे धीरे। तो अब यहाँ पर जो तीसरी प्रकार के समाज थे वहाँ पर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमें क्लियर दिखने लगा, रिलीजियस हेरार्की क्लियर दिखने लगी, मतलब रिलीजियस स्ट्रक्चर भी दिखने लगा, कास्ट सिस्टम रिजिड दिखने लगा, तो यह सोशल स्ट्रक्चर भी क्लियर दिखने लगा। देखिए मैंने बात कर ली पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की भी, रिलीजियस स्ट्रक्चर की भी, सोशल स्ट्रक्चर की भी, और डिवीज़न ऑफ लेबर है, मतलब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी उनका बहुत कॉम्प्लेक्स होता चला गया। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज की टाउन्स एंड रोड्स वर डेवलप्ड फॉर कनेक्टिंग विलेजेस एंड सिटी। अब गांव और शहरों को जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण होना शुरू हुआ। ठीक है, कस्बों का निर्माण होना शुरू हुआ। तो शहर और गांव को जोड़ने के लिए सड़कों का, कस्बों का, इन सब चीज़ों का निर्माण होना शुरू हुआ। तो ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके एग्जाम्पल में आप 13वीं शताब्दी के फ्रांस को देखिए, 11वीं शताब्दी के इंग्लैंड को देखिए। कहा जाता है ना कि इंग्लैंड बहुत छोटा सा है। आप इंग्लैंड का लोकेशन जानते हैं? आप इंग्लैंड का लोकेशन अगर देखना है तो यूरोप में आयरलैंड और इंग्लैंड को मिला के यूनाइटेड किंगडम बना रहता है। यूनाइटेड किंगडम है, आप मैप में देखिएगा। और दोनों ही प्योर मेन यूरोप से, इंग्लिश चैनल से डिवाइड है। थोड़ा मैं ज्योग्राफी भी यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ।
पूरे यूरोप मतलब जिसमें पोर्चुगल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड, स्विट्ज़रलैंड, चेक रिपब्लिक, इटली, ये सारे कंट्रीज़ हैं। ऊपर जाके नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सारी चीज़ें हैं। और आयरलैंड और इंग्लैंड दोनों सेपरेट है इंग्लिश चैनल के थ्रू। तो देखिए कितने छोटे छोटे ये देश हैं, पर टेक्नोलॉजी के मामले में, सिविलाइजेशन के मामले में देवर फार 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 डेवलप्ड, ये कहा जा सकता है। तो फ्रांस जो 13वीं शताब्दी में फ्रांस का समाज था, परंतु 11वीं शताब्दी में इंग्लैंड का समाज था। और अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ये समाज 18वीं शताब्दी का समाज माना जा सकता है। तो और ग्वाटेमालियंस जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, आप नॉर्थ अमेरिका में जाइए, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, और मेन जो ऊपर तो सबसे पहले कनाडा है, फिर यूएसए है, और उसके नीचे जब मैक्सिको, ग्वाटेमाला, ये सारे देश आते हैं। तो जो ग्वाटेमालियंस हैं, या 11वीं सेंचुरी का इंग्लैंड या 13वीं सेंचुरी का फ्रांस जो है, ये सब डबली कंपाउंड सोसाइटी में आते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं चौथे समाज की ओर। चौथा समाज क्या स्पेंसर ने बताया? स्पेंसर ने बताया ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी, तिहरा मिश्रित समाज। इसमें है क्या एग्जाम्पल है? टू ग्रेट सिविलाइज्ड नेशन, जो बहुत बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं, वो सारे ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी के स्ट्रक्चर हैं। इसमें बहुत ज़्यादा स्पेंसर ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, एक वर्ड से ही सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो जा रही हैं। ग्रेट सिविलाइजेशन नेशन से मतलब कि वेल कॉम्प्लेक्स्ड सोसाइटी, डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ इन इंक्रीज्ड फॉर्म। डिवीज़न ऑफ लेबर हम कह सकते हैं कि बहुत इंक्रीज्ड फॉर्म में रहा होगा। डेंसिटी बहुत इंक्रीज़ होगी, मतलब ऐसे समाजों में घनत्व बहुत ज़्यादा होगा। जहाँ सरल समाज बहुत छोटे छोटे सोसाइटी में थे, ये बहुत बड़ी सोसाइटी होती है। यहाँ पर इनकी आर्मी होती है, मतलब वेल डिफाइंड आर्मी स्ट्रक्चर, सेना का स्ट्रक्चर होता है। पॉलिटिकल काउंसिलिंग, पॉलिटिकल पार्टीज़ इस्टेब्लिश्ड होते हैं। एडवांस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। इवन जो कल्चरल लाइफ होती है वो भी जटिल होती है, कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटी भी पाई जाती है। आप एग्जाम्पल आज की सोसाइटी का देख सकते हैं, जैसे मॉडर्न ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है। इवन इंडिया को भी हम इस कैटेगरी में नहीं ला सकते। तो ये सारे उदाहरण जो हैं वो तिहरे मिश्रित समाज के हैं। अभी आपने देखा कि स्पेंसर ने सोसाइटी के इवोल्यूशन को कैसे डिफाइन किया। उन्होंने 4 तरह के सोसाइटी के बारे में बात की, सिंपल, कंपाउंड, डबली कंपाउंड एंड ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी। पर स्पेंसर ने इन सोसाइटी के इवोल्यूशन को जो बताया, उसके अलावा उन्होंने हिस्टोरिकल डेवलपमेंटिज्म और सोशल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि सामाजिक और राजनीतिक संगठन, साथ में ऐतिहासिक विकासवाद के आधार पे भी 2 तरह के समाज को बताया है। ठीक है, ये समझ लीजिए कि यहाँ पर इन्होंने हिस्टोरिकल डेवलपमेंटिज्म, ऐतिहासिक विकासवाद की बात की, और साथ में किस तरह से सामाजिक और राजनीतिक संगठन कैसे मजबूत होते चले गए। ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और उसके साथ साथ सोशल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से सिंपल से कॉम्प्लेक्स होते चले गए, होमोजेनिटी से हेट्रोजेनिटी की तरफ आगे बढ़ते गए, जो मैंने 4 वो पॉइंट्स बताए थे शुरू में इवोल्यूशन के। तो इस आधार पे किस तरह से सामाजिक और राजनीतिक जो संगठन है वो कैसे विकसित होते चले गए, तो उसके आधार पे स्पेंसर ने 2 तरह के समाज बताए हैं। एक बताया है सैनिक समाज, मिलिटेंट सोसाइटी, एंड द सेकंड वन इज इंडस्ट्रियल सोसाइटी, औद्योगिक समाज। हिंदी में वेरिएशन आपको मिल सकता है, कहीं पर युयुत्स समाज भी लिखा जाता है, कहीं पर सैनिक समाज, कहीं पर औद्योगिक समाज, इंग्लिश में मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो इसको कैसे स्पेंसर ने एक्सप्लेन किया, चलिए अब हम ये समझते हैं। तो उनका कहना था कि आपने देखा कि सिंपल सोसाइटी थी शुरुआत में, जब प्रिमिटिव सोसाइटी रही, हमारी सभ्यता शुरू हुई बननी, तो उस समय जो मनुष्य रहा होगा वो एक झुंड के रूप में रहा होगा। मैंने बताया भी कि नोमैडिक लाइफ होती थी। ठीक है, उस समय हम झुंड, खाना बदोशी झुंड के रूप में रहते थे। एक झुंड रहता था जहाँ भोजन मिलता था, जहाँ शिकार मिलता था,
वो वहाँ मूव करता था। पर धीरे धीरे जब मनुष्य में विकास हुआ, ठीक है, हमारे ज्ञान में विकास हुआ, हमारी स्टॉक ऑफ नॉलेज में डेवलपमेंट हुआ, तो धीरे धीरे पब्लिक पावर और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन दो चीज़ों का, सार्वजनिक सत्ता का और राजनीतिक संगठन का प्रारंभ होना शुरू हुआ। मतलब जब हम धीरे धीरे सेटल्ड लाइफ की ओर आगे बढ़े, मतलब प्रिमिटिव से हम धीरे धीरे आगे कंपाउंड लाइफ की ओर बढ़े होंगे, तो धीरे धीरे सार्वजनिक सत्ता और राजनीतिक संगठन का प्रारंभ हुआ होगा। कैसे हुआ होगा कि युद्ध काल में नेता की अधीनता के अंतर्गत, क्योंकि पहले युद्ध ही ज़्यादा होते थे। खानाबदोशी झुंड में भी क्या होता था कि एक समूह दूसरे समूह पे अटैक करता था, पशुओं के लिए और खानों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अटैक होता था। तो जो युद्ध काल में जो नेता होता था, नेता के अंतर्गत जो समूह होते थे वो ये कार्य करते थे, ठीक है। तो युद्ध काल में नेता की अधीनता के अंतर्गत समूह द्वारा कार्य किए जाने के फलस्वरूप एक ग्रुप काम करता था। किसके अंडर में काम करता था? एक नेता के अंडर में काम करता था, और इस तरह से पब्लिक पावर और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ, ठीक है। और नेता के पास चूंकि बाकी समूह के सदस्य की अपेक्षाकृत उसके पास ज़्यादा गुण होते थे, अधिक कार्यकुशलता होती थी, तभी तो उसको नेता बनाया जा रहा है ना। तो जिस व्यक्ति के पास अधिक कार्यकुशलता होती होगी, अधिक गुण होते होंगे अपेक्षाकृत अन्य सदस्यों के, तो माना जाता था कि यही हमारे समूह का नेता है, और उसको मान लिया जाता था कि ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, कि ये गुण जो है उसे ईश्वर के द्वारा मिले हैं, मतलब उसको एक गॉड का रिप्रेजेंटेटिव मान लिया जाता था, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए कि किस तरह से पावर की शुरुआत हुई, जो पावर का केंद्रीकरण है, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, उसकी शुरुआत हुई। आगे बढ़ते हैं, समाज आगे बढ़ा, समाज की जटिलताएं धीरे धीरे और बढ़ी, युद्ध काल की अवधियां भी बढ़ी। जो युद्ध होता था उसमें लंबे लंबे युद्ध होते थे, दो ग्रुप्स में, दो समूहों में। तो इस तरह से क्या हुआ कि अब स्थायी नेता की आवश्यकता पड़ने लगी। अस्थायी नेता से स्थायी नेता की ओर आगे समाज बढ़ा, और इस तरह से हम राजा के सिद्धांत को विकसित किए, ठीक है। अब किंग का प्रिंसिपल जो आया, प्रिंसिपल ऑफ किंग, ठीक है, या प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप, इसकी शुरुआत होनी शुरू हुई। और धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि ये 1 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 साल, 2 साल, 20 साल ऐसे परिवर्तन हुआ होगा। कई पीढ़ियाँ, कई दशकें लग गई होंगे ऐसे समाज में परिवर्तन के। हम तो इसको ऐसे शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, पर ऐसे ही समाज परिवर्तित हुआ होगा कि जब देखा गया होगा कि युद्ध बहुत लंबा चल रहा है, समाज और जटिल हो गया है, तो अब राजा के रूप में लोग विकसित होना शुरू हुए, और इसमें स्थायीपन के परिणाम स्वरूप कि अब धीरे धीरे ये स्थायी हुआ, जो सैनिक संगठन थे वो स्थायी हुए, और इसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे राजा के सिद्धांत का विकास हुआ, ठीक है। पर अभी भी समस्या जो थी वो पूरी तरह से नहीं सॉल्व हुई थी, क्योंकि देखिए जब मनुष्य के ज्ञान में विकास होता है तो सारी सभ्यताएं भी विकसित होती हैं, नए नए चीज़ों का आविष्कार भी होता है। तो लोगों को लगा कि नहीं, अब जैसे मान लीजिए कभी ऐसा हुआ होगा कि एक राजा मर गया होगा, उनका लीडर जो है, नेता या मुखिया या राजा, वो उसकी मृत्यु हुई होगी, और अब दूसरे राजा या नेता के चुनाव में बहुत दिक्कतें आनी शुरू होंगी, बहुत समस्याएं उत्पन्न हुई होंगी। तब इसके निदान के फलस्वरूप वंशानुगत नेता और राजा के सिद्धांत का विकास हुआ कि अब राजा का बेटा राजा होगा, मुखिया का जो अगला संतान होगा वो मुखिया होगा। तो वंशानुगत नेता की शुरुआत हुई, और उनके परामर्श के लिए प्रतिनिधि समितियों का विकास हुआ, ठीक है, कि अब एक राजा है, परमानेंट हो गया है, और अब उसके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी राजा का पद लेगी, तो या उसकी सत्ता लेगी, तो अब एक प्रतिनिधि मंडल होगा जो कि उनको हर अलग अलग बिंदुओं पे सलाह देगा। तो स्पेंसर कहते हैं कि इस तरह से द डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री एक्टिविटीज लेड टू द इंटीग्रेशन ऑफ द डिवाइडेड पीपल।
अब क्या हुआ कि सैनिक क्रियाओं के विकास के कारण विभिन्न समुदायों में विभक्त व्यक्तियों का एकीकरण हुआ। ठीक है, अब यहाँ इसका नाम सैनिक समाज क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर देखा आपने कि युद्ध के परिणाम स्वरूप या युद्ध की गतिविधियों के परिणाम स्वरूप सैनिक क्रियाओं का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। कहाँ हम खानाबदोशी झुंड में रहते थे और कहाँ पर अब हम धीरे धीरे वंशानुगत नेता और राजा के सिद्धांत तक पहुँच गए। तो इसके परिणाम स्वरूप जो लोग अलग अलग समुदायों में रहते थे, अब वो एक समुदाय में हुए, मतलब एकीकरण हुआ। पर एकीकरण के साथ साथ डिवीज़न ऑफ लेबर भी बढ़ा। ठीक है, श्रमों का विभाजन भी हुआ कि कोई धनुष में पारंगत है, कोई तलवार में पारंगत है, कोई सेना को व्यवस्थित करने में पारंगत है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के डिवीज़न ऑफ लेबर भी हुए और इसको स्पेंसर ने सैनिक समाज के रूप में स्थापित किया कि समाज ऐसे सैनिक समाज के रूप में आगे बढ़ा। सैनिक समाज से हम कैसे औद्योगिक समाज की ओर आगे बढ़े? तो इस पे स्पेंसर कहते हैं कि आरंभ में राज्य अपना समस्त ध्यान सैनिक संगठन पर, विजयों पर, प्रादेशिक विस्तार पर केंद्रित किया होगा। कहा होगा कि जब राजा का सिद्धांत आया और वंशानुगत नेता और राजा का सिद्धांत आया, तो उस समय के जो राज्य होंगे उन्होंने अपना पूरा अटेंशन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन पे कि किस तरह से हम अपने सैनिक संगठन को और समृद्ध करें, कॉन्क्वेस्ट पे मतलब विजय पे कि हम किस तरह से अपने पड़ोसी राज्य को जीत करके आए, और साथ में प्रादेशिक विस्तार पे ज़्यादा ध्यान लगा होगा। पर धीरे धीरे समय के साथ जब ये चीज़ें स्थायी हुई होंगी, तब उनका ध्यान उद्योगों के विकास की ओर लगा होगा। ठीक है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद तो ये बहुत तेजी से बदला, पर अब धीरे धीरे लोगों का ध्यान उद्योगों को स्थापित करने में लगा। जैसे 17वीं और 18वीं शताब्दी का जो समाज है, और स्पेंसर कंसिडर्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी मोर सुटेबल देन मिलिट्री सोसाइटी। उनका मानना, ये स्पेंसर का खुद का अपना विचार है कि ये जो औद्योगिक समाज का जन्म हुआ वो सैनिक समाज से कई गुना ज़्यादा अच्छा समाज है या रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर हम मनुष्यों के नैतिक विकास पर बल दिए। जहाँ सैनिक समाज में आपने पढ़ा भी है इतिहास में कि इतिहास जो है वो मार काट, हिंसा, इन सब का इतिहास रहा है। हमेशा दो साम्राज्यों में आपस में इतने युद्ध हुए, इतनी लड़ाइयाँ लड़ाई गई अलग अलग मुद्दों को लेकर के। तो बहुत हिंसक समाज के दौर से हम गुजर चुके हैं, और आज जिस समाज में हम रह रहे हैं वो बहुत ही सुधरा समाज है। आज कोरोना काल में बहुत सारे लोग बहुत परेशान हो गए, बहुत जल्दी पजल्ड हो गए, बहुत जल्दी घबरा गए, बहुत ज़्यादा सुसाइड हुए हमारी सोसाइटी में। पर आप देखिए कि जो हमारे पुरखे, हमारे लोग रहे हैं, जो हमारे पीछे की पीढ़ियां रही हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उनका जो समाज था वो बहुत ज़्यादा संघर्ष से भरा हुआ था। आज तो हम बहुत सभ्य जीवन को बिता रहे हैं। थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो हम कहते हैं कि हम असभ्य जीवन की तरफ आगे बढ़े, पर सच्चाई है कि हम धीरे धीरे सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं। और स्पेंसर भी इसको मानते हैं कि कहीं ना कहीं से जो मॉरल डेवलपमेंट हुआ है, नैतिक विकास हुआ है, वो इसके कोर में रहा, औद्योगिक समाज के कोर में। अगर आप मेरे वीडियो को पूरा सुन रहे हैं तो मैं फिर से ये रिक्वेस्ट आपसे कर रही हूँ कि प्लीज़ रेनेसा, एनलाइटमेंट और फ्रेंच और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पोर्शन को ज़रूर पढ़िएगा। उसमें आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम नैतिकता की ओर आगे बढ़े, हम इंडिविजुअलिज्म की ओर आगे बढ़े। हमने एक मनुष्य को एक मनुष्य के रूप में स्थान देने का प्रयास किया। फिर आगे स्पेंसर का कहते हैं कि जो मिलिट्री पावर है, अब जो मिलिट्री पावर है उसको सिर्फ यूज़ किया जाने लगा इंटरनल पावर को मेंटेन करने के लिए और अपनी जो आंतरिक सुरक्षा को बचाए रखने के लिए। अब मिलिट्री का ये बहुत वैसा रोल नहीं रहा औद्योगिक समाज में। स्पेंसर का कहना है कि जो सैनिक समाज का में जो मिलिट्री सर्वा होती थी, अब औद्योगिक समाज में सैनिक शक्ति का प्रयोग केवल और केवल हम आंतरिक शक्ति को बनाए रखने के लिए करते हैं, आंतरिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए करते हैं, और साथ में बाहरी आक्रमणों से अपनों
की रक्षा करने के लिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत ताकतवर मिलिट्री है, तुम कहीं भी लगा दिए, कहीं भी अटैक कर दिए, उसके साम्राज्य को जीत के ले आए, ऐसा अब बिल्कुल नहीं है। और आज के समाज में, मतलब जो औद्योगिक समाज है, उसमें इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है और साथ में विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया। औद्योगिक समाज में, सैनिक समाज में जहाँ पावर सेंट्रलाइज थी, सेंट्रलाइज किसके हाथ में थी? शुरू में मुखिया के हाथ में थी, उसके बाद नेता के हाथ में थी और उसके बाद वंशानुगत नेता के हाथ में थी। पर जब 18वीं शताब्दी के बाद हमारा समाज बदला, तब हमने देखा कि डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का जन्म हुआ, जिसमें जो पावर है वो सेंटर से फ्लो करके स्टेट, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक और विलेज तक ये पावर दिया गया। मतलब अंतिम व्यक्ति को भी ताकतवर बनाने का लक्ष्य जो है वो औद्योगिक विकास में है, औद्योगिक समाज में है। तो ये स्पेंसर का दोनों मैंने बताया, सोशल इवोल्यूशन का पूरी थ्योरी। स्पेंसर की सोशल इवोल्यूशन की थ्योरी को आपने पूरी तरह से देखा, समझा, पढ़ा, और साथ में दूसरे जो पार्ट 1 में मैंने ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी की थ्योरी जो दी है, उसको भी उम्मीद है कि आप पढ़े होंगे अपने नॉलेज को और एनहांस करने के लिए। तो यहीं पर मैं वीडियो को अपने स्टॉप करती हूँ। आप सभी इस दिवाली को फुल ऑफ सेलिब्रेशन से, फुल ऑफ रिलीजियस और फुल ऑफ स्पिरिचुअल फीलिंग से सेलिब्रेट करिए और इन्जॉय करिए। प्लीज़ ज़्यादा पटाखों को मत फोड़िएगा, अपने एनवायरनमेंट को साफ रखिए, सुरक्षित रखिए अपने आप को और अपने पर्यावरण को। तो हैप्पी एंड सेफ दिवाली।